दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब मैं नमस्ते करता हूं तो थोड़ा सा मेरे को एक प्रॉब्लम रहती है कि अगर कोई जवाब वापस ना दे तो एक जख्म हरा हो जाता है। हुआ क्या कि मैं पंजाब नेशनल बैंक में था कुरुक्षेत्र में, ठीक सी जॉब चल रही थी, बहुत अच्छी जॉब थी, पर मेरे एक करोड़पति चाचा हैं, जब मैं उनको नमस्ते करता था तो वो कभी जवाब नहीं देते थे। उनको मैं बोलता था कि चाचा नमस्ते, वो करते थे। तो मैंने पिताजी से कई बार पूछा कि ये चाचा नमस्ते क्यों नहीं लेते, तो पिताजी कहते तो जितना करते हैं ना इतना ठीक है, बहुत है, ये करोड़पति आदमी है, इनको पता है कि हम उसके लायक नहीं है, इतने बड़े मुकाम पे हम नहीं पहुंच सकते, और मैं दुकानदारी करता हूं तो नौकरी करता है, कहां तक जाएंगे, जोर भी लगाएंगे तो 20 से 25 पे आ जाएगा, ये करोड़ों रुपए कमाता आदमी इतना कर देता, कम है क्या? अरे मैंने कहा चाचा है यार, तो करनी ठीक से नमस्ते तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इतना तो कह ही सकते हैं। जब मैंने कहा नमस्ते, वो ये तो कह सकते हैं नमस्ते ज्ञान, कह सकते हैं ना जी। पर समस्या क्या होती है कि जब मैं किसी को नमस्ते कहता हूं, जब वो भी ऐसे ऐसे करता है ना, मेरा वो दर्द हरा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे दर्द को समझें, मेरी नमस्ते का जवाब ठीक से नमस्ते में दे दें, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू जी, बड़ा सुकून मिला। अभी भाई साहब कह रहे हैं आई लव यू, वैसे तो मेरे को कहना चाहिए आई लव यू, ठीक, पर मेरे से हिम्मत नहीं होती, मैं जवानी में नहीं कह सका, बुढ़ापे में क्या कहूंगा। जब उम्र थी ये सब कुछ कहने की, तब कुछ नहीं हुआ। हाँ, आरसीएम ने इतना जरूर सिखा दिया कि अपन अपनी मैडम को कहने लग गया हूं आई लव यू, वहां भी कभी नहीं कहा गया। पारिवारिक सिस्टम कुछ इस तरह से होता है, सुबह से शाम झंझट में ही फंसे रहते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कपड़े प्रेस नहीं किए, ये रुमाल कहाँ रह गया, वो जूते कहाँ रह गए, ये कहाँ रह गया, आई लव यू कहने का टाइम ही नहीं लगता। तो ये तो यहाँ स्टेज से जब सुनते रहे, आरसीएम में आए सुनते रहे कि अपनी मैडम को कही आई लव यू, अपने बच्चों को कही आई लव यू, अपनी मम्मी पापा को बोलिए कि आई लव यू, आई रिगार्ड यू, तो यहाँ से समझ में आया यार जिंदगी तो समझी नहीं अभी। लोग बहुत बार बोलते हैं कि आरसीएम में आने से जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है, तो बहुत लोगों को गलतफहमी रहती है कि पैसा आ जाता है इसलिए जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों मैं ईमानदारी से बताऊं, पैसे से जिंदगी बदल जाती होती तो भिखारियों की बदल जाती, पैसे से जिंदगी बदल जाती हो तो बड़े घटिया घटिया काम कर रहे हैं लोग, उनकी बदल जाती। वास्तव में पैसे से जिंदगी नहीं बदलती, पैसा एक कारण है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी बदलती है संस्कारों से, विचारों से, और वो संस्कार विचार मैंने जो आरसीएम में मिले 43 साल की जिंदगी में बाहर से नहीं मिले। तो दोस्तों मेरा नाम ज्ञानचंद गर्ग, बेसिकली कुरुक्षेत्र से हूं। मैंने बताया कि मैं बैंक में था, पंजाब नेशनल बैंक में 22 साल मैंने जॉब की। आज इस स्टेज से काफ़ी भावुक था, काफ़ी कंट्रोल किया मैंने अपने आप को, और मैं कोशिश करूंगा और ज़्यादा कंट्रोल करके रखूं अपने आप को, क्योंकि बात क्या होती है कि पंडित जी को याद करूं तो कंट्रोल नहीं होता, और उनको उनके शिक्षाओं को याद करूं तो मेरे को अपने पे अंकुश लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ मैं जितने बार भी देहरादून में आया, किसी भी फंक्शन में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सतीश जी यहाँ नहीं थे, सतीश पंडित जी यहाँ नहीं थे, पर आज पहला मौका है कि मैं देहरादून में आया और मैं उनको ढूंढता रहा स्टेज के हर कॉर्नर से, पर मेरे को वो दिखाई नहीं दिए। पर मेरे को ये महसूस हो रहा था जब मैडम आए कि चलिए मैडम को देख लिया, मेरा दिल एक तसल्ली से भर गया कि वो यहाँ है। तो जोरदार तालियां चाहूंगा सतीश पंडित जी के लिए जिन्होंने यहाँ सब कुछ किया। और दोस्तों आज एक अजीब संगम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में 2 लेग्स पे काम होता है, ए और बी, राइट। तो आज अजीब संगम ये है कि स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी की जो दोनों लेग्स हैं, दोनों जो लोग डायरेक्टली हम काम कर रहे हैं मिलके, एक में मैं हूं, एक में संजीव जी हैं, और दोनों का आज यहाँ संगम है। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ इस तरह का, जिस तरह से मेरा बिजनेस बढ़ा, जिस तरह की शंकाएं समाधान लोगों के दिमाग में रहते हैं, वो आप लोगों के क्लियर करके जाऊं, और वो क्लियर करके अगर मैं जा पाया तो मैं महसूस करूंगा कि आज स्वर्गीय सतीश पंडित जी को देहरादून की इस जमी पे मैंने
सच्ची श्रद्धांजलि दी है, तो मैं प्रयास करूंगा उसको लेके। तो दोस्तों एक स्टोरी से मैं शेयर करता हूं कि मैं इस बिजनेस में किस तरह से आया। नेटवर्क मार्केटिंग से दोस्तों मेरा कोई वास्ता नहीं रहा जिंदगी में। मेरी मिसेज प्रिंसिपल है एक सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में कुरुक्षेत्र में, मैं बैंक में था। हम अपना जिंदगी को ठीक से चला रहे थे, ठीक से जी रहे थे। बड़े से बंगले की किसी की तमन्ना होती है, वो पहले से था। बड़ी सी गाड़ी की कोई तमन्ना रहती है, वो पहले से थी। लाइफ यूं ही जा रही थी ठीक ठाक। 2 बच्चे हैं और जिंदगी बड़ी जैसे एक आम जिंदगी जीता है आदमी ठीक सी सैलरी में, उस तरह से जिंदगी को जी रहे थे। तो मैं एक दिन कैश की सीट पे बैठा था, हेड कैशियर था बैंक में। सतीश जी पहले कुरुक्षेत्र में रहते थे और उसके बाद वो शिफ्ट कर गए थे चंडीगढ़ में। तो सतीश पंडित जी किसी काम से कैश जमा करवाने के लिए बैंक में आए, क्योंकि हमारा प्यार था, हमारी दोस्ती थी। मैंने सतीश जी को चाय के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने पूछा कि कैसे आए हैं, कहेंगे ये कैश जमा करवाना था। मैंने कहा इसको तो रखिए, आप आजकल कर क्या रहे हैं? ये रहता है ना जी पहला क्वेश्चन, किसी से मिले आप आजकल कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों मेरे को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जितनी मैंने सुनी हुई थी, मैं बड़ा एनॉयड था इससे। एनॉयड क्यों था कि जब भी किसी से मिलते थे जो नेटवर्किंग करते थे लोग, कभी कोई कंपनी, कभी कोई कंपनी, कभी कोई आ रही, कभी कोई जा रही, कोई दुखी, कोई परेशान, मेरे इतने लुट गए, मेरे इतने पिट गए। बड़े समझ नहीं आती थी है क्या कहानी। कभी समझने की कोशिश हमने नहीं की, ये बात ही समझ में नहीं आई। सिर्फ एक बात समझ में आई कि ये कंपनियां कुछ नहीं होती। आपके भी दिमाग में रहता है ना जी? तो मेरे भी दिमाग में था। तो मैंने कहा पंडित जी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, इतने अच्छे आप हो, ये क्या पकड़ के बैठ गए, ये मेंबर बनाना, ये छोड़ो यार, कोई ढंग का काम कर लो। तो पंडित जी ने मेरे को कहा कि ज्ञान जी ढंग का काम है, गजब की चीज है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विचार है, वो विचार को समझ ही नहीं रहा कोई यार। मैंने कहा विचार तो छोड़िए आप, अच्छा एक चीज बताइए, क्योंकि सीट पे बिजी होता आदमी। तो मैंने कहा कि आपकी कंपनी क्या लेती है, क्या देती है? दोस्तों पंडित जी ने बताया कि हमारी कंपनी 1500 रुपए लेती है मेंबरशिप में, जैसे सिंपल सी देसी सी भाषा में, कि 1280 का कपड़ा देती है, 3 पैंट पीस है, 3 शर्ट पीस है, 1 बैग दे देती है। मैंने कहा कपड़ा कैसा है? तो उन्होंने डाला हुआ था कि ऐसा है, जैसे अभी भी मैंने जो भी कुछ डाला हुआ है वो आरसीएम का ही है, सिर्फ जूतों को छोड़ के वो अभी आरसीएम में आया नहीं है। तो नॉर्मली मैंने कपड़े को पकड़ा, थोड़ा रगड़ा, मैंने कहा कॉटन बेस कपड़ा, कहेंगे हाँ। सबसे पहली प्रॉब्लम कहाँ आती है? आरसीएम बहुत आसान है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि ये 1280 का कपड़ा 1280 का है या नहीं है, क्योंकि और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मान लिया आपने ज्वाइन कर लिया, काम नहीं किया, क्या टेंशन है? किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लिया, फॉर्म भर दिया, कोई काम नहीं किया, कोई प्रोडक्ट नहीं लाया, कोई टेंशन है जी? नहीं। एक टेंशन है कि ये 1280 का है या नहीं है। मतलब टेंशन यही है सारी। इस टेंशन से आप बाहर निकल जाओ, सारे देहरादून को ज्वाइन करा दोगे। सिर्फ यही टेंशन है कि ये 1280 का है या नहीं, बस। और यहां इसके लिए क्या करेंगे लोग? इसको कपड़े को पकड़ेंगे, किट खोलेंगे, किट दिखाएंगे, खोलेंगे, कपड़े को पकड़ेंगे, रगड़ेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे, पता नहीं कितनी टेक्सटाइल मिलों के मालिक रहे हो, तो क्या ढूंढ क्या रहे हैं? आदत। दोस्तों मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आ रही है आरसीएम बिजनेस को करने में? वो यही आ रही है कि ये कपड़ा कितने का है। तो मैं उस टेंशन से बाहर रहा, मैंने जानने की बाकी कोशिश ही नहीं की। कपड़ा जरूर देखा, मैंने भी ऐसे रगड़ा, मैंने भी ऐसे देखा उसको, जैसे मैं डॉक्टर हूं कपड़े का, मैंने करा सब कुछ, सब करते हैं। तो मैंने पंडित जी को पूछा कि ट्रेडर का कंसेप्ट है कि इंडस्ट्रिस्ट का? ट्रेडर का मैं बेटा हूं, बनिए का बेटा हूं, तो मेरे फादर, चाचा, नाना, मामा, सब भाई, भतीजे, मासी, ये वो सब ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर होता है जो बना बनाया माल लाता है, बेच देता है। मैन्युफैक्चरर होता है जो अपनी फैक्ट्री लगाता है, अपना माल बनाता है। तो मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरर का कंसेप्ट है कि ट्रेडर का? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये ट्रेडर का कंसेप्ट नहीं है, मैन्युफैक्चरर का कंसेप्ट है। और भीलवाड़ा की एक बहुत बड़ी मिल है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, 20 साल पुरानी मिल है, उसका कंसेप्ट है। तो बेसिकली क्या होता है कि ट्रेडर पे मेरे को विश्वास नहीं होता, पर मिल वाले पे विश्वास हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ट्रेडर का कोई ईमान नहीं होता। ट्रेडर कोई भी चीज कितने की बेच सकता है, वो 10 की चीज 50 में भी बेच सकता है, 10 की चीज 9 में भी दे सकता है। अगर यकीन ना हो तो जो ट्रेडर है उनको पूछ लेना जाके, बताएंगे नहीं, वैसे अंदर की बात है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्रेडर के पास कोई आया कि ये कितने की है, उसने बोल दिया कि 15 रुपए की, वो बोलता है वहां तो 9 की मिलती है, वो ट्रेडर दूसरी उठा के लाएगा, ले 8 की ले जा।
उसके पास डुप्लीकेट माल भी बतेरा रहता है, उसको पता है किसको कैसे करना है। तो ट्रेडर का कोई यकीन नहीं होता। आज किसी की कपड़े की दुकान है तो कल को वो उसको बंद करके बर्तन की कर सकता है, बर्तन की दुकान है बंद करके किराने की कर सकता है। पर इंडस्ट्रिस्ट अगर कपड़े की फैक्ट्री है तो कपड़े ही बना सकता है, उसमें बर्तन नहीं बना सकता। तो उसका करोड़ों रुपया लगा हुआ है। तो मेरे को बड़ा यकीन हुआ, चलो इंडस्ट्रिस्ट का कंसेप्ट है, ओके। मैंने कहा कि काम नहीं करूं तो क्या फायदा है, काम ना करूं तो क्या फायदा है। लोग क्या पूछते हैं, काम करके क्या फायदा, ऐसा पूछते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं पूछते। लोग भी यही पूछते हैं कि काम तो हमारे से होएगा नहीं ज्ञान जी, हमारे से लोगों पे जाया नहीं जाएगा, किसी का कहा नहीं जाएगा, काम नहीं करें तो कोई फायदा तो होता नहीं। तो मेरा भी वही क्वेश्चन था, काम नहीं करें तो क्या फायदा। क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? अभी कोई कंपनी आए ये कहे काम नहीं करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए दो, 5,000 रुपए महीना देंगे आपको, लोग 1-1 लाख रुपए ऐसे पकड़ा देंगे। हुआ यही है, बस ये कह दे काम नहीं करना पड़ेगा। अब यहां क्या कहा जाता है कि काम करना पड़ेगा। पर मैंने कहा जी काम नहीं करना हो तो क्या फायदा है। वो कहने लगे ज्ञान जी क्या क्वेश्चन कर रहे हो। मैंने कहा देखो ऐसा है पंडित जी, जब हम क्लास में पढ़ते थे ना, माँ बाप चाहते थे ये बच्चा पढ़े, टीचर चाहते थे ये पढ़े, शाम को उसकी ट्यूशन लगाते थे, उसके बाद भी आधे बच्चे फेल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि काम करना कोई चाहता ही नहीं। तो पंडित जी ने कहा अच्छा अगर काम नहीं करना पड़ेगा तो एक फायदा है। तो दोस्तों एक प्रोडक्ट होता था सिंगल उस टाइम, आज से 40 महीने पहले आरसीएम में। तो उन्होंने कहा कि अगर काम नहीं करना है तो एक फायदा है कि यहाँ कपड़ा है, कपड़े पे रेट है, रेट पे 20% की कमीशन मिलेगी सारी जिंदगी। तो दोस्तों सिर्फ ये बात पसंद आई, कपड़ा कपड़े पे रेट पे 20% मिलेगा सारी जिंदगी। क्योंकि सारी जिंदगी से प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि कपड़े पे रेट ही नहीं होता, 8 आने की टॉफी पे रेट होता है, 1 रुपए के बीड़ी के बंडल पे भी रेट है, किसी ने पीना किसी ने नहीं पीना, 8 आने की तंबाकू की पुड़िया पे भी रेट है, 8 आने बनी हुई है, किसी ने खानी किसी ने नहीं खानी, लाखों का कपड़ा घर में आता है उस पर रेट नहीं। सारी जिंदगी से अगर कोई परेशानी रही, भाई जिस आदमी को जिस कपड़े के बिना, ये कपड़ा एक ऐसी चीज है, पेट में रोटी हो ना रोटी हो चाहिए, सिर पे छत हो ना छत हो चाहिए, पागल होगा झल्ला होगा फुटपाथ पे लेटा होगा कपड़ा चाहिए ना जी। सिर्फ इसी पे रेट नहीं है, यहां कपड़े पे रेट है। ये गजब की चीज मेरे को लगी कि ये 850 का सूट लेंथ है जो मैंने डाला हुआ है, सिर्फ 850 में 3 मीटर। ये कलकत्ता से खरीदो 850 का, बंबई से खरीदो 850 का, चंडीगढ़ से ले लो 850 का, कुरुक्षेत्र में 850 का, आपके देहरादून में 850 का, गांव से ले लो 850 का, अनाड़ी जाए 850, एक्सपर्ट जाए 850, बच्चा जाए 850, बड़ा जाए 850। गजब की चीज है। तो सिर्फ ये बात समझिए कि चलिए साल में 10-15 हजार रुपए का कपड़ा तो हम खरीदते ही हैं, कभी मैडम के लिए, बच्चों के लिए, कभी बेडशीट, कभी सिस्टर्स हैं देने में लेने में। क्योंकि इंडिया है, इंडिया में कपड़े के गिफ्ट को सबसे कीमती गिफ्ट माना जाता है। सबसे ज्यादा प्यार हम जिनसे करते हैं उनको कपड़ा गिफ्ट में देते हैं। जैसे बहनें हैं, भैया दूज पे आ गई, रक्षाबंधन पे और मौकों पे 10-15 हजार का कपड़ा हर आदमी के घर में खरीदा जाता है। यस? तो मेरे को लगा 20% आएगा, 3,000 रुपए साल के यही बच जाएंगे। बनिया का बेटा था ना और बैंकर था, फटाफट कैलकुलेशन, 250 रुपए महीना बचता है। मेरे को लगा 250 रुपए महीना तो यही बच जाएगा। मैंने 1500 रुपए उठाए, पंडित जी को पकड़ा दिए। पंडित जी कहने लगे अभी तो आप कह रहे थे। मैंने कहा नेटवर्किंग की बात ही नहीं है, तुमने फायदे की बात कही, ये ठीक है, मेरा कार्ड बनवा दो, सारी जिंदगी कपड़ा तुम्हारा ये पहन के देख लूंगा, और अगर ये अच्छा लगा तुमसे ले लिया करूंगा। मेरी कोई रिश्तेदारी दूसरी कंपनियों से नहीं, रिश्तेदारी आपकी कंपनी से नहीं। सिर्फ इस ब्रॉड माइंडेडनेस से मैं इसमें आया। अभी तो लोगों को क्या प्रॉब्लम रहती है? लोगों को यह प्रॉब्लम रहती है किट ले लेंगे तो किट पहन के नहीं देखेंगे, मेरे तो लेवल का ही कपड़ा नहीं है, मेरे तो लेवल का कपड़ा नहीं है। कई लोग बोलते हैं, मेरे को यह समझ नहीं आती, भाई कपड़े का कोई लेवल थोड़ी होता है, लेवल तो आप ही का होता है। ये समझ नहीं आ रही आपको? अरे सर, इसी कपड़े को डीसी डाल देगा, ये 1500 का लगने लग जाएगा। इसी कपड़े को मजदूर को डलवा दो, वो चिल्लाएगा 200 का लाया, 200 का लाया। कहेंगे पागल है, 200 का लाया, 150 35 की शर्ट बिकती है, वो लाया होगा। तो कपड़े का लेवल कभी नहीं हुआ। आपको लगता है मेरे लेवल का कपड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप पहनिए, आपसे आपके लेवल का हो जाएगा। कपड़ा है ये, कपड़े की खासियत ये होती है। आप 35 वाली शर्ट डीसी को पहना दीजिए, आपको 1500 की लगेगी। आप 1500 वाली शर्ट किसी मजदूर को पहना दो, वो चिल्लाए 1500 वाली है, कोई कहेगा झल्ला है क्या? कपड़े का अपना कोई लेवल नहीं होता, सिर्फ आदमी का लेवल होता है। कपड़ा उतने का ही दिखता है जितने का आदमी होता है। तो यहां इससे बाहर आ जाए। तो दोस्तों मैंने कपड़ा लिया, कपड़ा सिलवाया, वो बाद की बात थी।
तो मैंने पंडित जी को कहा, आप कह रहे हैं इसमें पैसा आता है, चलो ये भी समझा दो, ये पैसा कैसे आता है, लंच में आना या शाम को आना, मेरे को बता के जाना ये पैसा कैसे आता है। ये बात तो समझ में आ गई, चलो भाई ज्वाइन कर लिया, 20% आएगा सारी जिंदगी, ये तो ठीक है, पैसा कैसे आता है। तो वो लंच में आए, हमारे सबकी सीनियर अपलाइन जो यहाँ उनका बड़ा प्रेम है देहरादून से, श्री सुरेंद्र वत्स जी, जोरदार तालियां चाहूंगा उनके लिए, थैंक यू जी। सुरेंद्र वत्स जी को साथ लेके आए, उन्होंने वो मार्केटिंग प्लान दिखाया कि ये विचार है, पहले इनडायरेक्ट सेलिंग सिस्टम था, अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, पहले हम दुकानदारों के थ्रू खरीदते थे, हम स्टोर से खरीदेंगे, पहले इसमें ऐड का खर्चा भी था, पहले इसमें डुप्लीकेसी भी थी, अब डुप्लीकेसी नहीं रहेगी, ऐड का खर्चा नहीं रहेगा, हमको सस्ता अच्छा मिलेगा और 20% मिलेगा, ये विचार। तो विचार पे उन्होंने काफी जोर दिया, विचार मेरे को समझ में आया, भैया क्या फर्क क्या है, कुछ भी नहीं, हमें तो सामान खरीदना है, दुकान से नहीं खरीदा, कंपनी के स्टोर से खरीदा, इतनी बात है। और देहरादून में भी अगर सैमसंग का टीवी खरीदना हो, यहां 20 दुकानों पे मिलता हो, और पता लगे देहरादून में सैमसंग का अपना शोरूम भी है, आप किस पे जाना पसंद करेंगे, सैमसंग शोरूम पे ना जी, यस, दुकानों पे नहीं जाएगा आदमी, सैमसंग के शोरूम पे जाएगा, क्यों, वो कंपनी का अपना है। मेरे को लगा यहां कंपनी के स्टोर से ही खरीदना ना, ये तो ज्यादा अच्छी बात है, कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी, कंपनी का शोरूम है, कंपनी की चीज है, कंपनी से ले लेंगे। तो ये विचार समझ के बाकी जो उन्होंने बताया वो कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, किसी के भी नहीं आता कितना इंटेलिजेंट हो, पहली बार रहता है, पता नहीं क्या है, चलो छोड़ो, सरसरा सा देखता आदमी। तो मैंने वत्स साहब से ये पूछा कि वत्स साहब आपकी इनकम कितनी है, कहने लगे 50,000 रुपये महीना। मैंने कहा समय कितना हुआ आपको, कहते 2 साल। मैंने कहा ऐसा करिए आप इनकम ना ईमानदारी से बताइए कितनी है, ठीक है, क्योंकि नेटवर्कर को मैंने सुना था स्टेज से बोलते हैं मेरे को इतनी आ रही है, और जब बैंक में चेक जमा करवाने आ रहा होता था वो इतनी सी होती थी। तो मैंने कहा ये नेटवर्कर एंट्रियां लेने के लिए झूठ बोलते फिरते हो यार आप यहां, क्योंकि शुरू शुरू में नहीं पता होता कौन कितनी बड़ी शख्सियत है, सिंपल भाषा यूज करता आदमी, बाद में पता लगता है ये कितने बड़े लोग हैं। तो मैंने कहा आप ठीक ठीक बताइए कि आपकी इनकम कितनी है, एंट्री की लालच होता है, एंट्री में सुबह दे चुका हूं, पंडित जी से पूछिए आप। तो कहने लगे नहीं वो मेरे को पता है आप एंट्री दे चुके हैं। फिर मैंने कहा ईमानदारी से बताओ ना। तो कहने लगे ईमानदारी से बताता हूं ज्ञान जी कि 50,000 रुपये महीना आ रहे हैं। तो दोस्तों 30 साल का यंग लड़का किसी के सामने बैठ के 2 साल बाद 1500 की किट लेके कुछ लोगों को बता के ये बोले कि 50,000 रुपये महीना आ रहे हैं, इतना बड़ा झटका लगा कि बता नहीं सकता आपको। कि मैं 21 साल से बैंक में 10 घंटे रोज पागलों की तरह काम करता हूं, BSc MA BEd किया हुआ है, थ्रू आउट टॉपर हूं, उसके बाद क्या 20,000 रुपये महीना, 19,700 सैलरी ले रहा था मैं उस टाइम में, और सामने 30 साल का यंग लड़का बैठा हो, वो कहता है 1500 की किट ली, 2 साल काम किया, 50,000 रुपये महीना। मैंने 2 मिनट सांस लिया, मैंने कहा ऐसा अगर इसमें 50,000 रुपये महीना ऐसे आ सकता ना, मेरे को बताओ क्या करना पड़ेगा, मैं देखता हूं इसको, क्योंकि 21 साल में कुछ नहीं बना। तो मैंने कहा मेरे को सिखाओ। कहने लगे पैसा कमाना चाहते हो? मैंने कहा उसको छोड़ो, वो तो जब पैदा होता है आदमी तभी कमाना चाहता है। मैंने कहा वो क्वेश्चन ही ना करो आप, बड़ी सी कार है। मैंने कहा वो तो सब सपने होते हैं सर, वो सपने नहीं बात करो, क्योंकि वो सारे दर्द उठाएंगे। फिर सब लेना चाहते हैं बड़ी सी कार, बुरी किसको लगती है जी। तो मैंने कहा वो बताइए, आप छोड़िए, मेरे को सिखाइए। अभी तो प्रॉब्लम क्या है, अभी लोगों को सीखने की जल्दी नहीं है, कमाने की जल्दी है। ज्वाइन करेगा, 2 लोगों को ज्वाइन कराएगा। ज्ञान जी मैंने ज्वाइन करा था, 2 को करवा दिया, अब कितने आएंगे? बहुत जल्दी। ठीक, सारी जिंदगी इतना कुछ कर लिया तब कुछ नहीं आया, तो अभी इतनी जल्दी क्या हो रही है? तो कोई भी चीज है वक्त लेती है। तो उन्होंने कहा कि सीखना चाहते हो? मैंने कहा हाँ मैं सीखना चाहता हूं, मेरे को बताइए क्या करना पड़ेगा। तो बोले कि ये मार्केटिंग प्लान जो है इसको सीखिए, बस ये जड़ है इसकी। तो दोस्तों मैंने कहा अगर यही जड़ है तो इसको दोबारा से फेयर लिख दीजिए, फिर देखते हैं। तो मैंने फेयर लिखवाया। मैं बैंक से गया घर 5:30 बजे। मैंने मैडम को बोला कि चाय पीते हैं और उसके बाद 1 घंटा मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, मेरे को कुछ काम करना है। और 1 घंटा घर जाके दरवाजे बंद करके मैंने मार्केटिंग प्लान के डट्टे मार दिए। जैसे बच्चों का कहते ना, ठीक है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। बच्चा बोल बोल क्या करता है ना जी, रट्टे मारता है। तो मैंने ये कस्टमर है, ये रिटेलर, ये होलसेलर, ये डीलर, ये सारा रट दिया। तो अभी तो समस्या क्या होती है? समस्या क्या होती है कि हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं, हम कहते हैं मार्केटिंग प्लान सीखो,
लोग 6-6 महीने बाद तक भी अपनी अपलाइन को फोन लगाते हैं कि भाई साहब कहाँ हो, कि मैं तो शिमला बैठा हूं। कि क्या ज्ञान जी शिमला बैठ के जाके आप तो, मैंने कहा क्या हुआ, कि मेरे सामने एक बहुत बढ़िया आदमी था और बहुत अच्छा काम कर सकता था, उसको मार्केटिंग प्लान दिखाना था। तो मैंने कहा बता दो ना। फिर मैं कैसे बता दूं, मेरे को तो आता ही नहीं, आपने ही तो बताना था, आप शिमला जाके बैठ गए। ठीक है, 6-6 महीने बाद भी। तो दोस्तों ईमानदारी से बताता हूं, मैंने उसका रट्टा मार दिया। 1 पेज की बात थी, 1 पेज का काम है। अभी हम लोगों के सामने जितने लोग यहां बैठे हैं, ईमानदारी से जो आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर रखा है जिन लोगों ने, और प्लान दिखाना नहीं आता, और ये जो ज्वाइन करने वाले हैं, अगर उनको इसमें कामयाब होना है तो सिर्फ 1 पेज रट लेना। कामयाब नहीं हो तो मेरे को आके पकड़ लेना। 1 पेज रटना जिंदगी में। और गड़बड़ क्या करते हैं सब लोग, गड़बड़ ये करते हैं, अपने से 1 पेज याद नहीं होता और बच्चे से किताब याद नहीं होती, उसको थप्पड़ मारते हैं। जब उसकी बारी आई, इतनी सी किताब नहीं तेरे को याद होती, इतनी सी किताब, इतनी सी तो किताब है। अरे इतनी सी नहीं है, 7 सब्जेक्ट है, इतना बड़ा बस्ता है। उससे तो इतने बड़े बस्ते में तेरे नंबर कैसे कट गए। जब अपनी बारी आती है 1 पेज की, अपने को 1 पेज याद नहीं आता। तो अगर 1 पेज याद नहीं हो सकता मार्केटिंग प्लान, जिन लोगों को नहीं आता या जिन लोगों से सीखा नहीं जा रहा, पर एक जरूर करना, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए आज के बाद आपने ये संकल्प लेके जाना है, अगर आपको मार्केटिंग प्लान नहीं आता तो उनको पीटना नहीं है। तालियां बजा रहे हैं, पर एक और कारण बता दूं क्यों नहीं पीटना। इसलिए कि बच्चे तो आप ही के हैं ना, इसलिए भी तो मत पीटना ना। जब आप ही को याद नहीं होता तो आपके आखिर हेरिडिटरी भी तो कुछ लिया होगा ना उन्होंने। तो मैं 1 घंटे बाद कमरे से बाहर निकला, मैंने पंडित जी को फोन लगाया, पंडित जी कहाँ हो। तो पंडित जी कहने लगे भी मैं तो वापस आ गया चंडीगढ़। क्या बात हुई, मैंने कहा वो मार्केटिंग प्लान तो दिखाना आ गया, अब मैं क्या करूं। कहने लगे मार्केटिंग प्लान दिखाना आ गया, लोगों से जाके बात करो, लिस्ट बनाओ कुछ लोगों की, उनसे जाके मिलो। तो क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र में रहा हुआ था, पैदा वहीं हुआ, बड़ा वहीं हुआ, एजुकेशन मेरी वहीं की, टीचिंग मैंने कुछ टाइम वहीं की, बैंक में 21 साल से मैं वहीं कुरुक्षेत्र में रहा। ट्रांसफर होती थी तो थोड़ी आसपास हो जाती थी 20-30 किलोमीटर के दायरे में, पर मेरा रेजिडेंस कुरुक्षेत्र में रहा। मैंने पूरी जिंदगी कुरुक्षेत्र में काटी हुई थी, दुनिया जानती थी मेरे को लगा कि लिस्ट रुस्ट बनाने की जरूरत क्या है, चलो ऐसे ही चलते हैं। मैंने किट उठाई, कंधे पे टांगी, स्कूटर उठाया। सबसे पहला कैंडिडेट मेरे को सबसे अच्छा लगा अपने चाचा जी जो टीचर थे, उनके घर गया तो चाची जी गेट पे ही खड़ी थी, उनकी डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। मैंने चाची जी से पूछा चाचा जी कहाँ हैं, कहने लगे ऊपर है ज्ञान। क्या बात, कैसे आया था। मैंने कहा चाची ऐसे ऐसे करके, एक्साइटेड कि ऐसे ऐसे करके कंपनी आई है और ऐसे करके उसमें अगर 1500 की किट लेके ये कपड़े मिलते हैं और ज्वाइन हो जाते हैं तो सारी जिंदगी 20% देती है। मैंने बोल दिया एक सांस में। चाची ने मेरे को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा, कहती ज्ञान तू बैंक में नहीं है। मैंने कहा हाँ। तू तो हेड कैशियर है। मैंने कहा हाँ। कहते तूने कपड़े की फेरी शुरू कर ली। कपड़े की फेरी शुरू कर ली। फिर मैंने अपने आप को देखा, भाई फेरी वाला गठरी टांगे रखता है, मैं बैग टांगे हुए था, अंतर यही था। उसकी गठरी में कपड़ा होता है, मेरे बैग में था, काम तो वही था। ऐसे क्वेश्चन का ना मेरे को उम्मीद थी, ना इस बात का कोई अंदेशा भी नहीं होता। आदमी को लगता है 1500 की बात है, कोई भी दे देगा, क्या दिक्कत है। बड़े कॉन्फिडेंस से गया था। तो दोस्तों समस्या क्या होती है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप घर बैठ जाएंगे, जाके बैठ जाएंगे ना जी। यस, ऐसा होता है। क्यों, फेरी वाला कहना शुरू कर दिया लोगों ने, पहले ही आदमी ने। तो मैंने चाची को कहा, मैंने कहा चाची ऐसा है, क्योंकि मेरे को जवाब देने की बड़ी आदत इसलिए रही कि मैं जब जवान था, बिल्कुल 16 साल की यंग एज आई, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो गया था। हम लोगों ने कंगाली देखी और उस कंगाली में ये देखा कोई किसी का काम नहीं आता, काम आता तो सबसे पहले पैसा काम आता है। और पैसा अगर आपकी जेब में है, पैसे की खासियत अगर आपकी जेब में है तो पैसे की कोई कीमत नहीं होती। अगर पैसा जेब में ना हो तो 10-10 रुपए तरसवा देते हैं आदमी को। यस, अगर पता लग जाए इस दोस्त की जेब में पैसा नहीं है और ये गरीब है और ये पैसा वापस नहीं आएगा, उसने किसी दोस्त से 10 रुपए भी मांग लिए, दोस्त पता क्या बोल देता है, पर्स घर भूल आया 10 रुपए के लिए। तो इसलिए क्योंकि संघर्ष किया हुआ था पहले भी थोड़ा, तो मैंने चाची को कहा कि चाची ऐसा है, मेरे को 5000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए हर महीने, तुम दे दो, मैं फेरी बंद कर देता हूं। चाची कहती है ऐसे थोड़ी दिए जाते हैं। मैंने कहा फिर बोल क्यों रहे हो, मेरे को करने दो।
तो मैंने कहा चाची आपका बेटा काम नहीं करता, आप उससे दुखी, मैं काम कर रहा हूं उससे दुखी, किसी से सुखी भी होना सीखो ना। काम करने तो फेर ही कर रहा हूं, कम से कम आपको तो होम डिलीवरी कपड़े दे रहा हूं ना लाके, कितनी बढ़िया चीज कर रहा हूं। होम डिलीवरी का जमाना, आज तो रोटी मंगा लेते हैं होम डिलीवरी पे लोग। तो खैर मैंने उनको छोड़ा, कहने लगी तू मेरे को बख्श, तू ऊपर जा चाचा से बात कर ले अपना। मैं चाचा जी के पास गया, चाचा जी को मैंने समझाया, वो टीचर थे, बड़ी जल्दी समझ गए कि ज्ञान 1500 का कपड़ा खरीद के यार सारी जिंदगी 20% आता हो, ये तो गजब चीज है, ये तो किसी को भी कह सकते हैं। मैंने कहा चाचा किसी को भी कह दिया तो लखपति बन जाते हैं, कहते हैं लोग यहाँ। तो कहने लगे अगर ऐसी कोई बात है तो ठीक है, फिर सुबेरे मैं बैंक से पैसे निकलवा लाऊंगा और सुबेरे ज्वाइन करते हैं। मेरे को बड़ा सुकून हुआ, नीचे उतरा, मैंने चाची को कहा कि चाची मजा आ गया। कहने लगे क्या? मैंने कल से 2 फेरी वाले निकलेंगे, चाचा भी भतीजा भी। तो वहां से चला, दोस्तों में गया, एक दोस्त को मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके ये कंपनी आई है और ऐसे ऐसे करके ये पैसे देती है। कहता ज्ञान, कहता तू शर्म कर यार, इतनी अच्छी नौकरी पे लगा हुआ है, मैडम तेरी प्रिंसिपल है, कार तेरे पास है, बंगला तेरे पास है, ये क्या पकड़ के बैठ गया? बदनाम हो जाएगा तू। 1500 के कपड़े लेने हैं तूने, बदनाम क्यों हो जाऊंगा? मैंने बताया ना तू बदनाम हो जाएगा, ये नहीं चलती चलाती कंपनी भाग जाएगी। मैंने कहा भाग जाएगी, ले क्या जाएगी? मैंने बोला ना बदनाम हो जाएगा। मैंने कहा अगर बदनामी वाली बात है तो एक काम कर, तू मैं तेरे पैसे आप ही लौटाता हूं, तू 1500 रुपए दियो मेरे को, 1 मिनट। कहने लगे नहीं मैंने बनना ही नहीं मेंबर। मैंने कहा मेंबर बना ही नहीं रहा मैं तेरे को, तू 1 मिनट 1500 दे। उसने मेरे को 1500 रुपए पकड़ा दिए, मैंने उसको किट पकड़ा दी। मैंने कहा तेरे को फार्म भी नहीं भरता और तू जा, तू बदनाम करके दिखा मेरे को, तेरा मैं फार्म भी नहीं भरता और पकड़ अपनी किट, मैं पैसे भी नहीं देता, तू बदनाम करके दिखा मेरे को। क्या बदनाम करेगा? दोस्तों में जाएगा, रिश्तेदारों में जाएगा, यही कहेगा ना ज्ञान ने 1500 रुपए में ये कपड़े दे दिए। मतलब तू कहेगा क्या? ठीक। तो मैंने कहा तू ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकता? ज्ञान ने ठगी करवा दी। अरे अगर ज्ञान लुटा हुआ है, तेरा दोस्त है, तू भी 200-400 में लुट गया तो क्या आफत आ गई? फिर तो तेरा दोस्त है, ठीक है ना। तो कहने लगा नहीं, वो चुप हो गया। तो मैंने कहा क्या करूं? कहने लगा फिर फार्म भर ले। तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें यह लग रहा होता जैसे ठगी होगी, ठगी कर रहे हैं। जब आपके अंदर ही चोर होगा तो काम नहीं होता। हम लोगों के साथ समस्या क्या है? समस्या यह है कि एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे, ब्रेक को दबाए रखेंगे, भाई कहीं खड्ड में ना गिर जाए। ब्रेक भी दबा लो, हैंड ब्रेक भी दबा लो, एक्सीलेटर भी दबाओ, फिर गाड़ी चल नहीं रही, कैसे चलेगी? अगर चलेगी भी तो गर्म हो जाएगी, इंजन गर्म हो जाएगा, खराब हो जाएगी। और आधे से ज्यादा लोगों की गाड़ी इसीलिए खराब है, अंदर शक, बाहर आरसीएम लखपति बना देगा। ठीक, बोलेंगे भी तो करोड़पति तक बोल जाते हैं कई लोग। फिर वो सामने वाला ऊपर नीचे देखता है, अच्छा तू बना नहीं, अच्छा तू बन जाएगा, मेरे भी 10 फार्म भर ले जाइए, तू जा यहां से। हम विचार नहीं बता रहे, हम क्या कर रहे हैं? करोड़पति बन जाएंगे। आप विचार तो बताइए सर, जाके मार्केटिंग प्लान हम दिखाते ही नहीं, हम क्लियर विचार ही नहीं बताते। तू मेरा मेंबर बन जा, दोस्त पे जाएंगे, तेरे को तेनू मेंबर बनाना है मैं। वो कहेगा किस चीज का? मैं और 10 देंगे, 1500 रुपये लेने हैं तेरे को। वो कहना किस चीज के 1500? और 10 देंगे भैया, तेरा दोस्त है, कोई गलत नहीं लगवा रहा, 1500 ही लगवा रहे हैं, तेनू मेंबर बनाना है पक्का। मेरे नाल आरसीएम का मेंबर। वो आरसीएम क्या? वो 10 देंगे तेनू, आरसीएम का मेंबर बनाना है। इस तरह बोलते हैं मेंबर बनाना जिस तरह पार्लियामेंट का मेंबर बनाना हो, 1500 रुपए में तेरे को मेंबर बनाना है। आप विचार तो बताइए लोगों में जाके। लोग ज्वाइन होते हैं सर, काम करते हैं लोग समझते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है। इतनी अवेयरनेस है, इतने एजुकेशन है इस टाइम, एजुकेटेड लोग हैं। आप बताइए इनडायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, वो नहीं बताते। मेंबर बनाना है तो मैंने मार्केटिंग प्लान दिखाता, मैंने बिना मार्केटिंग प्लान के किसी को ज्वाइन नहीं कराया आज तक, सबको बताता हूं। किसी ने हाँ की तो ठीक, ना की तो ठीक। तो दोस्तों में गया, कुछ लोगों ने हाँ भी की, कुछ ने ना भी की। ओके, ना की तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं था। मेरा विचार है, मैंने बताया। हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, तू मेरे कहने से 1500 नहीं दे सकता, ये कहने की जरूरत ही नहीं है, उसकी मर्जी, आप बताइए सही, बस आपका काम है बताना। तो मैं दोस्तों में चलता रहा ऐसे। कुछ दिन में चला तो मैडम ने मेरे को कहना शुरू कर दिया कि आप क्या कर रहे हैं ये। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे पेरेंट्स आते हैं घर में, आप तो किसी के भी घर चले जाते हो, आपको तो पता नहीं किसके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। पेरेंट्स घर में आते हैं और वो बार बार बोलते हैं कि प्रिंसिपल का घर वाला कपड़े बेचता फिरता, ये कोई अच्छी बात है? तो ये नया क्वेश्चन खड़ा हो गया मेरे सामने। ये शुरू शुरू में अजीब अजीब क्वेश्चन आएंगे आपके सामने
कि प्रिंसिपल का घरवाला कपड़े बेचता फिरता अच्छा लगता है क्या? मैंने कहा मैडम इतनी कंपनी आई कपड़े उतार लेगी लोगों के, हम तो पहना रहे हैं आपको, वो भी बुरा लग रहा है? मैंने कहा ये अजीब समाज है, जो इसको लूटने आता है उसको तो फटाफट नोट पकड़ा देते हैं, जो इसकी फेवर में आ रहा है उस पर शक कर रहे हैं ये। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहने दो लोगों को, ऐसे ही कहते रहते हैं गलत कर रहा हूं मैं। कहने लगे नहीं गलत तो नहीं कर रहे हो। मैंने कहा फिर करने दो। तो कुछ दिन बाद, महीने बाद फिर जब अवरोध प्रतिरोध बहुत हुए, सारे परिवार में से कोई नहीं बना, कोई ज्वाइन नहीं हुआ, कोई रिश्तेदार ज्वाइन नहीं हुआ। कहने लगे 1500 रुपये लगा के ऐसे कपड़े पैसे आते हैं क्या? मैंने कहा तुम किसी सेमिनार में जाओ देखो तो सही। कहने लगे सेमिनार क्या होता है? मेरे को भी नहीं पता था सेमिनार क्या होता है। मेरे को भी पंडित जी ने कहा कि ज्ञान जी एक सेमिनार है, दिल्ली आना है। मैंने कहा यार कुरुक्षेत्र में कोई सेमिनार नहीं होता क्या? नहीं कुरुक्षेत्र में तो पता नहीं कब होगा, तो दिल्ली आओ। अब क्योंकि मैंने ये कहा हुआ था मेरे को पूरा सीखना है, तो मेरे को लगा चलो चलते हैं। मैंने किसी को साथ नहीं लिया, अकेला दिल्ली चला गया। श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में सेमिनार था, वहां पहुंच गया। सेमिनार पहले ही जाते गेट पे 100 रुपए की टिकट। अब तो बहुत सस्ती टिकट्स होती हैं, अब पूरे इंडिया में 30, 40, 50 रुपए से ज्यादा टिकट नहीं होती। शुरू शुरू में संख्या कम होती थी, टिकटें महंगी होती थी, क्योंकि ये सारा खर्चा जो है यहाँ का टिकटों से पूरा करना होता है। 100 रुपए की टिकट, मैं गेट पे ही लड़ गया उससे कि क्या है, आपको पता कितने बड़े लीडर ने बुलाया मेरे को आरसीएम में। वो बता रहे थे कि हम लोग काफी अच्छे लेवल पे हैं और काफी ये है वो है, और तुम 100 रुपये मांग रहे हो मेरे से। अरे यहाँ 100 रुपये देते हैं, मैंने कहा यहाँ गेस्टों को चीज खिलाई जाती है और करा जाता है, तुम ऊपर से पैसे मांग रहे हो। तो मैं उलझने लगा, तो मैंने देखा कि कोई नहीं उलझ रहा, मैं ही अकेला उलझ रहा हूँ उससे। सारे टिकट लेके जा रहे हैं और मैं लड़ रहा हूँ। मैंने सोचा छोड़ यार तू भी ले ले, जब सारे ले रहे हैं तो कोई बोल ही नहीं रहा। तो मैं तो नया था, खैर चला गया, अंदर बैठ गया। वहां जोरदार तालियां, जो ऐसा हो रहा है माहौल नया नया सा, फला राम आ रहे हैं इनके लिए जोरदार तालियां। तो मैंने कहा ये तालियां पता नहीं क्यों बजाई जा रहे हैं, पागल हो गए क्या? भाई हमारे बैंक में तो 21 साल में ताली नहीं बजी, वहां कहाँ ताली का काम है? ठीक है, गाली गलौच में ही लगा रहता आदमी। कोई आ गया 2 बजे, 2 बज गए, 3 बजे आना, कल आना। वो कहता भाई साहब मैं इतनी दूर से आया हूं, मैं जाम में फंस गया था यार, 2 बजे हैं, फिर 2 बजे हैं तो क्या करूं, मैं रोटी नहीं खाऊं क्या? हर टाइम टेंशन। मतलब कोई आ गया, ये ड्राफ्ट कितने बजे मिलेगा? 4 घंटे बाद आना। खाली बैठे होंगे, 4 घंटे बाद आना। बंदा कहेगा जी अभी जल्दी बना दो, मैं इमरजेंसी में हूं। मैं क्या करूं इमरजेंसी में? तू इमरजेंसी में ना, मैं तो नहीं ना, मेरे को तो 5 ही बजे जाना है ना, बना दूंगा। तो यहां तालियां, तो बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा। दोस्तों ईमानदारी से बताऊं, 2 घंटे तक ये माहौल रहता रहा, ये तालियां वो तालियां वो तालियां वो तालियां, और मेरे से ताली नहीं बजी, क्योंकि 21 साल में कभी बजाई नहीं थी। और 2 घंटे बाद मैंने सिर्फ इस शर्म में ताली बजाई कि इधर वाला भी तालियां बजा रहा था उछल उछल के, इधर वाला भी बजा रहा था, उस शर्म में कि यार सारे तालियां बजा रहे हैं, तू नहीं बजाएगा, क्या सोचेगा, झल्ला बैठा है बीच में, चल बजा देते तू। तो इस शर्म में मैंने ताली बजाई। तो ऐसा होता है जब आप नए माहौल में जाते हैं, नई चीज में जाते हैं। मैं बाहर निकला, मैंने पंडित जी से पहले पूछा कि ये टिकट क्यों होती है, फिर ये पूछा कि ये तालियां क्यों बजाते हैं। और पंडित जी में गजब की पेशेंस थी, उन्होंने शांत भाव से सारा समझाते जाना, और मैं उसको सीखता रहा, समझता रहा भी ये टिकट क्यों होती है, उसके भी रीजन है। अगर आप जानना चाहेंगे आपको मैं डिटेल में बता सकता हूं। ये तालियां क्यों बजती हैं, इसकी भी बहुत बड़ी डिटेल्स हैं। सारा कुछ एक सिस्टमेटिक है, कोई एक साइंस है सबके पीछे। तो ये तालियां क्यों होती है उन्होंने बताया, इसलिए होती है। ओके, तो मैं सीखता रहा, चलता रहा इस तरह से। अभी तो क्या होता है कि कुछ लोगों को हम कहते हैं कि सेमिनार में आना पड़ेगा, सेमिनार में आओ, और बड़ा मजा आता है। वो कहता है यार सेमिनार में आने का तो टाइम नहीं, तू मेरे को यहीं दिखा, यहीं बता बस जो बताना है। हम कहते हैं सारा यहां नहीं बता जा सकता, सेमिनार में आओ तो सही, नहीं बस यहीं बता दे। हालत पता क्या हो रही है लोगों की कि मैं अगर बॉम्बे गया, समुद्र देख के आया, समुद्र देखा इतना बड़ा, वाह क्या बात है, पानी पानी सारे में, और मैं आके कहूं किसी को समुद्र देख के आया बॉम्बे में, इतना गजब समुद्र, और वो कहीं यहीं दिखा, और कैसे दिखाऊं? ठीक है, मेरे को भी देखना है, मेरे को दिखा भाई, दिखा तो बॉम्बे चल, बॉम्बे नहीं जाया जाता, टाइम नहीं है, यहीं दिखा दे। अब यहीं दिखाने के मेरे पास कोई तरीका नहीं है, बस एक तरीका, या फोटो देख ले या सीडी देख ले। अगर इन पर्सन देखना तो वहां तो जाना पड़ेगा। पर लोग क्या चाहते हैं कि सेमिनार में नहीं आऊंगा, मैं नहीं देखना चाहता लोगों को कितना पैसा आता, मैं देखना ही नहीं चाहता क्या सक्सेस है, मैं ये जानना नहीं चाहता, जो भी बताना है यहीं बता। अब वो घर से बाहर ही नहीं निकलते।
अब घर से बाहर नहीं निकलते तो आधी अधूरी जानकारियां रहती हैं, पता ही नहीं चलता कैसे लोग कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे। तो दोस्तों मैं ऐसे ही सेमिनार में गया और चलता रहा, जैसे फील्ड में गया। फील्ड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है सब लोगों के साथ? सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि कंपनी चली गई तो। बहुत लोग मेरे को कहते हैं कि ज्ञान जी कंपनी चली गई तो क्या होगा? यंग बिल्कुल अभी ज्वाइन कर रहा है बंदा कि मेरे को भाई साहब कंपनी चली गई तो क्या होगा? मैंने कहा मैं मर जाऊंगा। क्यों? मैंने कहा 2,40,000 रुपए पर मंथ आते हैं वो गायब, बैंक की नौकरी में छोड़ चुका हूं, सड़क पे आ जाऊंगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जिसको पैसा आ रहा है, अभी कंपनी चली जाए, जिसने अभी ज्वाइन किया 1,500 रुपए से, उसका खतरा ज्यादा कि मेरा खतरा ज्यादा जी? और गारंटी किससे मांग रहा है? मेरे से। भाई आपने 1,500 लगाए, 1,500 के कपड़े ले लिए, आप तो अपने घर चले गए। जिसने बैंक की जॉब छोड़ दी, इसके चक्कर में 2,40,000 रुपए महीना बंद हो जाएंगे, वो तो चिल्ला के करा करो डट के, ठीक है। और नया आदमी कह रहा है कंपनी भाग गई तो मैं उसको कहता हूं रहम करो यार, हमारा भी दिल है, कुछ इसको हो सकता है। तो एक छोटे से डर में डरे हुए हैं। डर, मेरे को लोग बोलते हैं कि गारंटी दो ज्ञान जी कंपनी रहेगी, मैं आग लगा दूंगा, इतना काम करूंगा। अच्छा गारंटी दो कि मैं एफिडेविट देता हूं आपको, आप 2 साल जिंदा रहोगे, मैं गारंटी देता हूं कंपनी चलेगी। गारंटी कौन गारंटी दे सकता जी? आप 2 साल जिंदा रहोगे इसकी गारंटी दे दीजिए कोई भी। मेरे दोस्त ने बोला था ज्ञान गारंटी दे मैं आग लगा दूंगा। मैंने कहा गारंटी दे, तू एफिडेविट लिख दे कि तू 2 साल जिंदा रहेगा। तू गारंटी दे तेरी दुकान चलेगी। तू गारंटी दे जिस नौकरी को तू कर रहा है वो चलती रहेगी। तू गारंटी दे कल को तेरा शरीर ऐसा कैसा रहेगा। गारंटी दे कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। तू गारंटी दे तेरे दिमाग में कुछ नहीं होगा। तू गारंटी दे बिल्कुल शरीर का हर अंग ठीक रहेगा, तेरा कभी कोई नुकसान नहीं होगा। गारंटी दे, मेरे से गारंटी ले जा, मैं देता हूं। इस अजीब तरह से, अरे कंपनी चली गई तो क्या होगा, कल हम नहीं रह गए तो क्या होगा, कभी सोच के तो देखना। उस इतनी बड़ी सच्चाई को कभी नहीं सोचते। हर रोज हजारों लोग मरते हैं। क्या गारंटी है कल मैं जिंदा रहूंगा? कोई गारंटी नहीं। फिर भी जीते हैं, फिर भी कल्पना करते हैं हम बड़े होके बच्चों को ये कर देंगे वो कर देंगे। कैसे पता है कल का? तो इसलिए जिस इतने बड़े सच के साथ हम जी रहे हैं, उस सच से ही कुछ सबक ले लें। जब कोई गारंटी नहीं है जिंदगी की, एक जगह आके आपको कम से कम ये गारंटी तो मिल रही है कि कम से कम जो बेस है आप उसको देखिए। कोई एक फैक्ट्री नहीं है, 50-60 फैक्ट्री है, करोड़ों का माल बन रहा है, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, उसका माल बिक रहा है, नगद बिक रहा है। उसका खतरा भागने का है कि नहीं है? ढूंढिए तो सही, हमसे पूछिए बैठ के अकेले में, हम बताते हैं आपको कि क्या क्या कारण है। यहां स्टेज से अगर बताने लगूंगा घंटों लग जाएंगे, एक एक क्वेश्चन पे 15-15, 20-20 मिनट लग जाते हैं। तो गारंटी से बाहर रहे आप। कोई गारंटी नहीं होती किसी चीज की, पर बेस होता है, चीज होती है, विश्वास होता है। विश्वास करना पड़ता है हर चीज पे। जिस काम को आप कर रहे हैं उस पर भी विश्वास करना पड़ता है कि कल हम ठीक ठाक रहेंगे, कल ये चीज ठीक ठाक रहेगी। हम विश्वास पे ही जिंदगी काट रहे हैं, विश्वास पे ही जिंदगी काट रहे हैं कि हमारे बच्चे कल हमारा साथ देंगे। हम लोगों ने कितना साथ दिया होता है अपने माँ बाप को, आधे से ज्यादा लोगों को पता है, पर फिर भी हम विश्वास करते हैं कि कल हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे। तो यहां भी दोस्तों एक छोटा सा विश्वास है, कुछ भी नहीं है, खतरा कुछ नहीं है, एक छोटा सा विश्वास है। जब मैं उसको लेके चलता था लोगों में, फिर लोग कहीं अटक जाते थे। प्रोडक्ट में अटक गया मेरा एक दोस्त, तुम्हारी साबुन 8.5 रुपए की साबुन कह रहा है तो लक्स के मुकाबले की ISI तो है नहीं। अब मैं तो बैंक से आया था, मेरे को पता ही नहीं ISI क्या होता है। मैंने कहा तूने क्या करना यार ISI का, नहा के देख, ये गजब की साबुन है, पसंद आई आगे से ले आइयो, नहीं पसंद आई छोड़ दियो। नहीं मेरी स्किन खराब होगी, मेरे बाल खराब हो गए, मैं किसको जिम्मेवार ठहराऊंगा? मैंने कहा मेरे को ठहराना, मैं बता रहा हूं ना। नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ISI नहीं है। तो मैंने उसको जब वो नहीं माना तो दोस्तों पता क्या क्वेश्चन पूछा? मैंने कहा कभी गोलगप्पे खाए? आप लोगों ने खाए जी, हाथ खड़े करना जिसने खाए। थैंक यू जी। मैंने कहा गोलगप्पे खाए? कहता खाए। मैंने कहा उस पर ISI पढ़ा कभी? नहीं? अरे मैंने कहा जिसको खा के फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तू मर सकता है, उसका तो ISI चेक नहीं करता। जिसने नहा के नाली में बह जाना उसका ISI ढूंढ रहा है। तू रहने दे यार, मैं तेरे को नहीं बनाता, कहीं और देखूंगा। तो जब मैं उठ के चलने लगा, उसने मेरी बाजू पकड़ी, कहता फरले फार्म, मेरे क्वेश्चन क्लियर हो गए।
छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अभी मेरा एक दोस्त, कुछ महीने 1.5 महीने पुरानी ही बात है, एक कहने लगा ज्ञान तूने कहा था वो साबुन इतनी है, और मैं घर में लेके गया, मेरे को डांट पड़वा दी। मैंने कहा क्या हुआ? कि तेरी भाभी कहने लगी बड़ी बेकार साबुन है, ये कहां से उठा लाए? मैंने कहा बेकार बताई उन्होंने? कहते हाँ। कौन सी साबुन यूज करते? कहते लक्स। मैंने कहा अच्छा बात सुन, 1 मिनट देख तमाशा, तेरे को दिखाते हैं। मैंने उसको बुलाया, बैठे हम दोनों, हमने एक आरसीएम की साबुन ली, ब्लेड से उसको खुरच दिया ऊपर से नाम आरसीएम का, और एक लक्स मंगवाई हमने। लक्स में से लक्स डाल के निकाल के मैंने जेब में डाल ली, और उसके रैपर में वो आरसीएम की साबुन डाल दी, और चिपका के मैंने कहा इसको घर रख, और बताना कुछ नहीं भाई मैं लक्स ही ले आया हूं, तुम लक्स के लक्स कह रहे थे, लक्स ले आया हूं। और जिस दिन वो यूज हो उस दिन का इंतजार करना, उस दिन बात करना। तो जिस दिन वो यूज हुई, एक दिन तो यूज होनी थी, यूज हुई तो उसने अपनी मैडम से पूछा कैसी लगी साबुन? कहते लक्स तो लक्स ही है, क्या बात है लक्स की। मानसिकता इतनी खराब है, आरसीएम की साबुन लक्स के रैपर में थी तो क्या बात है लक्स की, और आरसीएम के रैपर में थी इतनी घटिया साबुन। मानसिकता से बंधे पड़े। प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, सिर्फ हमें छोटी छोटी मानसिकताओं से बाहर आना पड़ेगा। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है सर, दूसरी कंपनी वाला नहीं, रिश्तेदार आरसीएम वाला नहीं। पहली बात यह मान लीजिए कि हम ग्राहक हैं, जिसकी चीज अच्छी, जिसकी सस्ती, उसकी चीज लेनी है। अगर उसी से कैरियर बनना है, वो कैरियर यहां से बनता है। अगर हम ब्रॉड माइंडेड होकर प्रोडक्ट को खरीदेंगे तभी खरीद पाएंगे। अगर आपको 2 प्रोडक्ट पसंद नहीं आते, छोड़ दीजिए उन 2 को। कई बार क्या होता है, किसी को 2 प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, ज्ञान तुम्हारा तो हैंड वॉश पसंद नहीं आया था इसलिए मैंने सारे प्रोडक्ट छोड़ दिए। मेरे एक दोस्त ने बोला मेरे को, मैंने कहा हैंड वॉश पसंद नहीं आया था, हैंड वॉश छोड़ देता ना, सारे क्यों छोड़ दिए? क्या लगा बस फिर लाए ही नहीं सारे। मैंने कहा ईमानदारी से बता, तेरे में कोई कमियां नहीं है क्या? कहता है। मैडम में कोई कमियां नहीं? कहता है। फिर मैंने कहा एक दूसरे को छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। अरे कमियां सब में होती हैं, हम 1-2 कमी के पीछे छोड़ दें किसी चीज को, 100 गुणों की कदर करना सीख लेना, 1-2 अवगुण के पीछे डंडा लेके पड़े रहते हैं। तो मैंने कहा तुमको 299 पसंद आ रहे, वो समझ नहीं आ रहा, एक पसंद नहीं आया 299 छोड़ दिए। कब तक जिंदगी जियोगे इस तरह से कि जो पसंद नहीं आया छोड़ दिया, जो पसंद नहीं आया छोड़ दिया? ऐसे तो सबको छोड़ दोगे, ऐसे तो फिर मैडम को भी छोड़ो, बच्चों को भी छोड़ो, सबको छोड़ो, कभी किसी नहीं, मेरे को भी छोड़। मैं तेरा दोस्त हूं, किस लिए? मेरे में भी कमियां तेरे को नहीं पता क्या? कहता पता है। फिर मैंने कहा तूने मेरे को भी नहीं छोड़ा। इतना एक के पीछे छोड़ने की आदत है, सबको छोड़ना। तो दोस्तों ये मानसिकता को बचा के रखना। अगर कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, उस प्रोडक्ट को छोड़ देना। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपको 2 पसंद नहीं आते, 2 महंगे लगते हैं, 4 छोड़ो। 5 पसंद नहीं आते, 5 महंगे लगते हैं, 10 छोड़ दो। 10 पसंद नहीं आते, 10 महंगे लगते हैं, 20 छोड़ दो। 20 पसंद नहीं आते, 20 महंगे लगते हैं, 40 छोड़ दो। 260 तो लाओ, वो तो आपको पसंद आ रहे हैं ना, आपको सस्ते लग रहे हैं ना, वो तो लाइए। पर समस्या क्या होती है कि मैं जिस दिन पहला बार पेस्ट आया आरसीएम में, पेस्ट घर पे लेके आया था, मेरा बेटा मेरे को बोला कि पापा मैं नहीं ये यूज करूंगा देसी पेसी पेस्ट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा अवरोध कहां होता है? अपने घर में। बाहर की दुनिया बाद में अवरोध करती है, मैं यूज नहीं करूंगा ये देसी पेसी पेस्ट। मैंने कहा बेटे हर्बल पेस्ट है, 32 रुपए का 200 ग्राम है, दूसरे 48 के 200 ग्राम है, और ऐसे ऐसे करके 20% के 4 रुपए 40 पैसे ये आएंगे, और कमाल की चीज है। यूज करके देखते हैं, फिर भी पसंद नहीं आया, फिर सोचेंगे मैंने पसंद यूज ही नहीं करना। बड़ी समस्या होगी, यूज ही नहीं करना तो कैसे पता लगेगा अच्छा नहीं तो मैंने कहा अच्छा तू बात सुन रचित कुमार, यहाँ आ गया। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं ना बच्चों को, आजकल जिद्दी हो जाते हैं, मैंने यूज नहीं करना। अगर मैं पुराने जमाने में अपने डैडी को कह देता ना मैंने यूज नहीं करना, मेरे तुम्बा बना देते मार मार के, वो जमाना कुछ और था। आज बच्चों की भी चलती है, सुननी पड़ती है, सुनते हम। मैंने कहा तू यहाँ, मैंने कहा अच्छा तू ईमानदारी से बता, अगर ये टीवी पे आ जाए और अमिताभ बच्चन को ये कंपनी 5 करोड़ रुपए दे दे इसको विलायती करवाने के। मैंने कहा विलायती करवा दूं? कहता कैसे करवा दोगे विलायती? मैंने कहा अमिताभ बच्चन से 5 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट कर लें और अमिताभ बच्चन टीवी पे 4 बार बोल दे आरसीएम पेस्ट गजब पेस्ट, आरसीएम पेस्ट गजब पेस्ट, आरसीएम पेस्ट गजब पेस्ट, मेरे दांतों का राज आरसीएम, इस उम्र में भी। तो मैंने कहा तू कहेगा नहीं कहेगा कि पापा आरसीएम पेस्ट लेके आना? कहता कहूंगा। बच्चे ईमानदार भी बहुत है आजकल। कहता कहूंगा। मैंने कहा क्यों, अमिताभ बच्चन तेरा चाचा लगता है? वो मेरी तरफ खड़ा होकर चुप शांत। मैंने कहा तू अपने बाप पे यकीन नहीं करता, अमिताभ बच्चन पे यकीन करता, कुछ शर्म कर यार। तो कहता पापा छोड़ दो, कोई नहीं मैं कल यूज करके देखूंगा पक्का। हमारी समस्या क्या हो रही है? हमें अपने दोस्तों पे यकीन नहीं, अपने भाई पे यकीन नहीं,
अपनी बीवी पे यकीन नहीं, किसी बीवी को अपने हस्बैंड पे यकीन नहीं, रिश्तेदारों पे यकीन नहीं, अमिताभ बच्चन पे यकीन, ऐश्वर्या राय पे यकीन, माधुरी दीक्षित पे यकीन। वो शाहरुख खान है, बोतल ले बीन बजा रहा है, मदारी की ड्रेस में, बोतलें उसके पीछे पीछे चल रही हैं पेप्सी की। मतलब एक आम इंसान, उसने एक्टिंग सीखी, एक्टर बना, दिल्ली चला, बम्बे चला गया और वो बीन बजाता है, बोतलें उसके पीछे चलती हैं। हम सजीव लोगों को नहीं चला पा रहे अपने पीछे। लोगों को क्या है, सिर्फ ये टीवी पे बोल दो एक बार, फिर क्या घुस जाएगा, 16 रुपए और घुस जाएंगे, फिर यकीन हो जाएगा ये दे आप विलायती हो गया। तो मैंने अपने बेटे को इस तरह से समझाया, क्या करें, इसी तरह से समझाना पड़ता है। अब सेमिनार में आते हैं हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं। एक बंदा पता क्या बोला है, सेमिनार में तुम पता क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या? भड़का रहे हो लोगों को। मैंने कहा क्या भड़का रहे हैं? और क्या भड़का ही तो रहे हो, ये यूज करो, आरसीएम गजब, ये गजब, मेरे को इतना पैसा आता, उतना भड़का रहे हो। मैंने कहा भड़का नहीं रहे, तेरे को समझ नहीं आ रहा, हम जगा रहे हैं, भड़का थोड़ी रहे, हम जगा रहे हैं कि इस तरह से करके आपकी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है, इस तरह इस प्रोडक्ट को यूज करके आपको बेहतरीन जिंदगी जी जा सकती है। आरसीएम को क्या फर्क पड़ता है? आज आरसीएम बंद हो जाए, ऐसी सैकड़ों कंपनियां बंद हो जाए, उसकी रोटी थोड़ी बंद हो जाएगी, वो तो इंडस्ट्रिस्ट है, वो तो दूसरे रास्ते से बेच लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर समझिए आप, हमको फर्क पड़ता है। लोगों को लगता है कि कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, बहुत से लीडर्स को भी लगता है कंपनी क्या कमा रही है, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम। अगर इस रास्ते से नहीं बेचती कंपनी तो दूसरे रास्ते से बेच लेती। हजारों कंपनियां इस देश में, लाखों कंपनियां होंगी, सबका माल बन रहा है, सबका बिक रहा है। कोई एक फैक्ट्री नहीं है वहां पे इंडिया में, एक फैक्ट्री इस रास्ते से बेच रही है। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको फर्क पड़ता है, हमारी जिंदगी को फर्क पड़ता है। ये समझने की जरूरत है। कंपनी क्या कमा रही है, अरे कंपनी क्या कमा रही है वो छोड़िए, हम क्या कमाएंगे ये ढूंढिए ना। मैं किसी दोस्त के पास गया, मैंने कहा दोस्त ऐसे ऐसे करके तेरे फायदे की बात बता रहा है। छोड़ ना, तू मेरे फायदे की बात बता रहा है। मैंने कहा क्यों? तू तो अपने लिए पैर पीट रहा है। कहते हैं ना जी दोस्त, अपने लिए आया है, कहते हैं यस। मैंने भी बोला, मैंने कहा वाकई मैं अपने लिए आया हूं, मेरे को अगर फायदा नहीं होता तो मैं क्यों आता, मेरे को फायदा नहीं होता तो मैं क्यों आता। पर दोस्त तू आरसीएम को ज्वाइन करेगा, 500 रुपए का सामान लाएगा, तेरे को 20% 100 रुपए बचेंगे, मेरे को 1% आएगा 5 रुपए। मैं अपने 5 रुपए के लिए आया हूं, तू 100 रुपए के लिए कर सकता है? नहीं कर सकता। यह भी समझाना पड़ता है लोगों को। भाई अगर आपका 100 का फायदा करवा के मेरे को 5 रुपए बच जाए, आपको क्या दर्द है उस बात का? पर उसका भी दर्द। मैंने कहा ये बात ठीक है नहीं ठीक है, उस दोस्त को बोला, कहते ये तो ठीक है। मैंने कहा नहीं ठीक हो तो अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी, ठीक है तो कर ज्वाइन। तो करते हैं लोग, हम बात नहीं बता पा रहे। हम दोस्तों में जाएं, बात बताएं। प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, ईगो। दोस्तों इस ईगो से बाहर आ जाना। जिसको लगता हो अभी यहां भीड़ में कोई भी बैठे हो, इस ग्रुप में कोई भी बैठे हो, इस पंडाल में कोई भी बैठे हो, कितने बड़े ऑफिसर्स हो, आप इस ईगो से बाहर आ जाना। ये ईगो बड़ी खतरनाक चीज है। ये जिंदगी है, 10 सेकंड में ग्रामर बदल जाती है। मैंने पीछे एक पंजाब में एसपी को ज्वाइन करवाया। एसपी साहब ने मेरे को पता क्या बोला, कहता है ज्ञान जी सानू भी लोड़ है इस कंसेप्ट की। मैंने कहा जी बहुत जरूरत है आपको इस कंसेप्ट की, मेरे को पता है। मैंने कहा आप किसी को एक झटका आंख भी दिखा दो 50,000 रुपए दे देगा, आप क्योंकि एसपी हो। पर मैंने कहा कि आप रोज देखते हो मुठभेड़ें होती हैं पुलिस वालों की, अगर रात को किसी मुठभेड़ में आप दुनिया में नहीं रहे, सवेरे आपके बच्चे एसपी के बच्चे नहीं रहेंगे? रहेंगे जी? नहीं रहते। वो मैंने कहा उसी के बच्चे हो जाएंगे जो मैडम करेंगी। अगर आपकी मैडम ऑफिसर होंगी तो ऑफिसर के बच्चे होंगे, डॉक्टर होंगी तो डॉक्टर के बच्चे होंगे, अगर वो कोई छोटा काम करेंगी तो छोटे काम वाली के बच्चे हो जाएंगे, वो एसपी के बच्चे नहीं रहेंगे। यस मैंने कहा आप गलतफहमी में नहीं रहना। 10 सेकंड में ग्रामर बदल जाती है जिंदगी की, 10 सेकंड में सारे परिवार की ग्रामर बदल जाती है। अगर आप उसको महसूस कर सकते हैं तो इसको ज्वाइन करें। करना क्या है, प्रोडक्ट ही तो लाना। प्रोडक्ट तो पहले भी ला रहे हैं ना। अगर एक प्रोडक्ट चेंज करके जिंदगी बदल जाती हो तो क्या बुराई है? तो एसपी साहब को लगा, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग होते हैं, आईपीएस आदमी है वो, सामने कोई यारा गैर आदमी नहीं बैठा। उसने कहा यार ये तो बात ठीक है, पर मैं कितना करांगा। मैंने कहा वो बाद में बताएंगे, पहले आप ज्वाइन करो। वो ज्वाइन कर गए, वो ज्वाइन करके काम कर रहे हैं। काम भी बताते हैं फिर हम। आप पूछिए तो सही कि मैं एसपी हूं, मैं कैसे काम करूं, हम बताएंगे ना कैसे काम करें।
आप पहले ही बता देते हो मैं तो ऑफिसर हूं, मैं तो नहीं कर सकता। अब जब कर ही नहीं सकते तो क्या बताऊं, मैं नहीं कर सकता तो नहीं सही, फिर आगे देखते हैं किसी को, किसी पे जाएंगे। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता। भाई टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो चलते हैं हम आगे। अब ये पूछिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं, तब तो हम बताएं। आप पहले इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देते हो, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। आप पूछिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं अनपढ़ हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं लेडी हूं, मैं घर से बाहर कभी नहीं निकली, मैं कैसे कर सकती हूं, ये पूछिए। मैं अनपढ़ हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, ये पूछिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं, ये पूछिए। मैं बहुत बड़ा करोड़पति आदमी हूं, इस बात के लिए लोगों को कैसे कहूंगा, पूछिए तो सही हमसे। हम बताते हैं ना, यही तो सिखाते हैं हम कि आप कैसे कर सकते हैं। आप ये कहते हैं मैं कर ही नहीं सकता, फिर क्या बताएं कैसे कर सकते हैं। पूछिए आप कि आप कैसे कर सकते हैं, हम बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। आप जाइए लोगों में, आप बताइए एक एक को। नहीं करेंगे ना करें, नहीं आप कामयाब होंगे ना हो, आप बताइए तो सही। एक विचार लेके तो चलिए तो सही, विश्वास तो रखिए, आस्था तो रखिए। यहां तो दुनिया भर के एग्जाम्पल है, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। और नहीं तो आप भगत सिंह को सोचो, आजादी के लिए देश पे कुर्बान हो गया, पता नहीं मिलेगी, किसी के पास आई नहीं थी, फिर भी यकीन किया कि आएगी। माफी मांग करके छूट सकता था, फिर भी यकीन किया कि हमारी शहादत से लोग जागेंगे। कितना बड़ा विश्वास था उन लोगों का। एक आईसीएस ऑफिसर सुभाष चंद्र बोस इस देश पे कुर्बान हो गया, क्यों? कि शायद आजादी आएगी। आई नहीं थी किसी के पास, यहां तो कामयाबी आ रही है लोगों के पास। लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैं 20,000 रुपए महीना कमाता था, 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, सिर्फ एक काम करके, प्रोडक्ट बदल के। आप तब भी नहीं जाग रहे। जागिए, कोशिश करिए, अपने आप को जगाइए कि अगर इस तरह से जिंदगी बदल जाती है तो कोशिश करके देखते हैं। पर लोग छेड़ देते हैं, ज्ञान जी बन जाओगे लखपति। अरे मैंने कहा अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो? हाँ। आईएएस की तैयारी करवा रहा? हाँ। बन जाएगा आईएएस? पता नहीं। फिर मैंने कहा मेरे को भी नहीं पता, जो पता नहीं। अरे आईएएस का पेपर 3 लाख लोग देते हैं, 600 लोग सेलेक्ट होते हैं, 2,99,000 लोग फेल हो जाते हैं, तब भी फिर अगले साल कोशिश करते हैं, फिर अगले साल कोशिश करते हैं। क्यों? पता है आईएएस बनने का क्या मतलब है। करते हैं ना जी? यस। पर यह आरसीएम करने लगेंगे, पता नहीं होएगा, नहीं होएगा। और नहीं होएगा ना होए, कोशिश तो करके देखिए ना। हम तो कोशिश ही नहीं करके देख रहे। आप जाके तो देखिए ना, लोग जाके ही नहीं देखते, बनता ही नहीं कोई। मेरे को लोग कह देते हैं मेरे से तो नहीं कोई बनता। मैंने कहा अपनी गुडविल चेक करो भाई, अगर कोई आप पे यकीन ही नहीं कर रहा तो आप क्या गड़बड़ हो रही है। सच में आपको ज्यादा गड़बड़ लगने लगी क्या? घबराना नहीं, पर ईमानदारी से बताऊं, जिससे कोई नहीं बनता तो अपनी गुडविल चेक करना, कहां गुडविल में गड़बड़ है। अगर गुडविल ठीक होगी तो लोग बनते हैं। क्यों नहीं बनते लोग क्यों नहीं यकीन कर रहे? एक पहला कारण होता है कि आप यकीन नहीं करें। तो आज से इस हाल में ये संकल्प लेके जाएं, मेरा चले मेरा नहीं चले, लोग जुड़े लोग ना जुड़े, लोग ना करें लोग हाँ करें। मैंने इस विचार को समझना है, इस विचार को पकड़ना है, इस विचार को लेके चलना है। आप विचार को लेके चलते रहेंगे, आपको मैं आप पूरे विश्वास से अपने दिल पे और आत्मा पे हाथ रख के ये विश्वास दिला के जाना चाहता हूं। यहां से जितने लोग यहां आए हैं उनके घरों में वो इनकम, वो सुख, वो सुकून, वो आनंद आएगा कि आप याद करेंगे। आप जाएं समाज में, आज के बाद आप जाएं तो सही। तो दोस्तों आज ये संकल्प लेके जाएं कि आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करके देखेंगे, यूज करके देखेंगे, कह रहा हूं मैं, यूज करके देखेंगे। जो पसंद आएंगे वो सारी जिंदगी लाएंगे। लाइए सही, आपको आरसीएम से क्या फर्क पड़ता है। और जो अगर पसंद आ रहे हैं तो लोगों को कहेंगे फिर आरसीएम अच्छा है, आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं। अभी आपने एक चीज यूज की, मैंने आरसीएम का कोई चीज यूज की, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, किसी ने कहा कुछ नहीं रखा, मैं कहता तो अच्छा। आप कहिए क्यों नहीं रखा कुछ, मैं यूज करता हूं उसको, गजब की चीज है, कहिए तो सही। हम गजब की चीज कहते हैं। अरे अच्छे को अच्छा कहने में भी कोई दिक्कत है क्या? पर समस्या दिक्कत है जी, अच्छे को अच्छा ही कहने की तो दिक्कत है, अच्छे को बुरा कहने की आदत है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बुरे को बुरा भी नहीं कह सकते आप, पर अच्छे को बुरा कह सकते हैं। क्योंकि बुरे को बुरा कहा ना, ये गुंडा है, उंगली पकड़ के गर्दन काट देगा, ये भी नहीं कह सकते गुंडा है। पर अच्छे लोगों को समस्या क्या है? अच्छे लोगों को यह समस्या है भाई साहब मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है,
मैं अच्छे लोगों के घरों में जाता हूं, भाई साहब मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। ये समाज इस बात को ही नहीं समझ पाया कि जरूरत ही अच्छे आदमी को पैसे की है। और बुरा आदमी बुराइयां कर रहा है, स्मगलर, वो कहता है मेरे को पैसे की जरूरत है। छोटा राजन कहता है पैसे की जरूरत है, दाऊद कहता है मेरे को पैसे की जरूरत है, गलत गलत लोग कहते हैं पैसे की जरूरत है, स्मगलर सारे दिन काम करता है, चोर डाकू सारा दिन काम कर रहा है, अच्छा आदमी पड़ा रजाई में सोता है, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं। और फिर कहता है समाज में बड़ी बुराइयां फैल रही है, तो फैलेंगी ना। ये समाज अच्छे लोगों की इनएक्टिविटी की वजह से खराब हो रहा है। अच्छे लोग रजाई में पड़े रहते हैं, फिर बोलते हैं हम तो बड़े अच्छे आदमी हैं। खाना पीना सोना मर जाना ये अच्छेपन की निशानी है बस। तो अगर आप अच्छे हैं तो अच्छाई को फैलाइए, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छा कहना सीखिए, अगर आप अच्छे हैं प्रोडक्ट यूज करिए, अगर वो अच्छे हैं तो फिर अच्छों को अच्छा कहिए, सही को सही कहिए, सही को सही कहने की आदत डालना और सही को सिद्ध करके दिखाना, इतना काम हम लोगों का है। बाकी एक शेर के साथ जो पंडित जी कहा करते थे, अब मैं उनके बाद कभी कभी बोल लेता हूं क्योंकि स्टेज पे हूं। तो ये मिजाजे खामोशी तुम्हें जीने न देगी, ये मिजाजे खामोशी तुम्हें जीने न देगी, इस दौर में जीना है तो